Assalamu alaikum. I am Tanzila Khanam and this is Psychology Basics Intermediate Lectures of Psychology. एंजाइटी डिसऑर्डर्स का सिलसिला हमारा चल रहा है। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने पैनिक डिसऑर्डर और फोबिया जो है उसको डिस्कस किया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक और एंजाइटी डिसऑर्डर है, वो है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। काफ़ी कॉमन एंजाइटी डिसऑर्डर है और इसको जो इसकी एब्रीविएशन है वो भी आपको पता होनी चाहिए। ये आपके एमसीक्यूज़ में या आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। GAD, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। अच्छा, ये क्या है? इसमें एक ऐसा होता है, सबसे बड़ी जो इसकी मेन चीज़ है, इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो ये है कि इंडिविजुअल जो है वो एक्सपीरियंस करता है एक्सेसिव वरी, बहुत ज़्यादा परेशानी, एंजाइटी और बहुत और किस पे, एट ट्रिवियल इश्यूज कि आपकी ज़िंदगी में पेश आने वाले बहुत छोटे छोटे वाक़यात जो हैं कि उस पे इंसान जो है वो हर वक्त जो है परेशान रहता है, कांस्टेंट वरी की हालत में रहता है, कांस्टेंट परेशानी की हालत में रहता है। और दूसरी चीज़ कि वो इसको कंट्रोल नहीं कर पाता, डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल। ये उसके लिए वो कोशिश भी करता है लेकिन उसका दिमाग हर वक्त एक ऐसी परेशानी वाली हालत में रहता है कि उसके लिए ये अपने आप को वो इस काबिल ही नहीं समझता, इस काबिल कर ही नहीं पाता कि उसके लिए इंतहाई मुश्किल होता है कि वो अपनी परेशानी को कंट्रोल कर सके। अच्छा, और उसके अलावा एक एक इसमें एक कांस्टेंट फीलिंग ऑफ बीइंग ओवरवेल्म्ड, कि इंसान को लगता है कि वो मुसलसल बस किसी चीज़ के दबाव में है, अपने आप को, अपने माइंड को फ्री महसूस नहीं करता। प्री ऑक्युपाइड होना जैसे होता है ना, कि हर वक्त आपके जहन के ऊपर कोई चीज़ सवार है, आपके जहन के ऊपर एक बोझ है, आप हल्के फुल्के नहीं है। ठीक है। और ये जो है, अगर ये कैफियत 6 महीने तक मुसलसल कायम रहती है तो इसको हम फिर एंजाइटी डिसऑर्डर का नाम देते हैं। क्योंकि वैसे तो एंजाइटी या वरी हमारी रूटीन लाइफ का हिस्सा है, हम हर वक्त किसी ना किसी चीज़ पे परेशान भी होते हैं, एंजाइटी भी हमारी होती है। रोज़ डेली बेसिस पे हम ऐसे बहुत से जो हैं वो वाक़यात को देख रहे होते हैं। लेकिन जब एंजाइटी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाती है और वो क्या करती है, वो कॉज करती है डिस्ट्रेस और डिस्टर्बेंस आपकी डेली लाइफ फंक्शनिंग में, तो फिर वहाँ पे हम उसको कहते हैं कि ये एंजाइटी डिसऑर्डर GAD है। और इसमें एक और चीज़ जो कि इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन जो है इसकी आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाती है जब रियल डेंजर से, तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये एक डिसऑर्डर है। आपको जो रियल थ्रेट या रियल डेंजर है वो बहुत छोटा है, लेकिन इंसान जो है उसने उसको अपने जहन पे, हम कहते हैं ना बार बार कि ये चीज़ तो मेरे जहन पे इस बार हो गई, या दूसरों को, मैं हमारे फ्रेंड्स कभी इस तरह की बात करें तो हम कहते हैं इतनी छोटी सी बात ही तुमने तो सर पे ही सवार कर लिया है। तो वो जो सर पे सवार करना है ना, उसको इंग्लिश में हम कहते हैं ओवरवेलम होना। ये एक जो टर्म यूज़ की जाती है। तो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर या GAD में पेशेंट जो है वो ओवरवेलम हो जाता है, वो हर वक्त परेशानी में रहता है। और उसको होता है कि कोई अनहोनी होने वाली है, कोई अनटूवर्ड हैपनिंग होने वाली है, ऐसी चीज़ जो कि अनएक्सपेक्टेड है, जो कि उसको समझ नहीं आ रही होती है क्या होगा, लेकिन उसको लगता है बस मुझे कोई ऐसी फील आ रही है कि जैसे कोई ऐसी चीज़ होगी जो कि अनएक्सपेक्टेड है, बस कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। तो ये जो है ना, ये GAD का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। आमतौर पे इसका जो ऑनसेट है ये चाइल्डहुड में होता है, यानी चाइल्डहुड में GAD स्टार्ट हो जाती है, लेकिन बहुत से लोगों को ये एडोलेसेंस में या जो टीन एज ईयर्स हैं उनमें भी हो सकती है। अच्छा, जो एडल्ट्स हैं जिनको एंजाइटी, बच्चों को भी ज़ाहिर हमने बात की होती है, लेकिन पहले हम ये देखेंगे कि जो एडल्ट्स हैं GAD में उनके क्या क्या सिम्टम हैं और वो क्या क्या फील करते हैं। वो अपनी जो रूटीन लाइफ है, एवरीडे लाइफ है, उनके जो सर्कमस्टेंसेस हैं उनमें छोटी छोटी बातों के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। वो कौन से हैं आपके DSM के अकॉर्डिंगली,
कि पॉसिबल जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको लगता है कि भाई हमारी जॉब हमसे जो डिमांड कर रही है हम उसको पूरा नहीं कर पाए, हाय बॉस ने ये काम दे दिया तो हम कैसे करेंगे, उफल्ला ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल ड्यूटी है जो हमें असाइन कर दी गई है, पता नहीं ये काम कैसे होगा, पता नहीं ये डेडलाइन कैसे मीट होगी। तो डेली बेसिस पे जो काम उन्होंने करना है जो हर इंसान कर रहा होता है, और नेचुरली उसको थोड़ी बहुत एंग्जाइटी भी हो रही होती है, क्योंकि मैंने शुरू में ये बताया था कि जो थोड़ी बहुत एंग्जाइटी है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी और हेल्पफुल होती है। अदरवाइज़ तो फिर आप इंसान केयरलेस हो और वो अपना काम ही पूरा ना करे, अपनी डेडलाइंस को मीट ना करे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए थोड़ी बहुत एंग्जाइटी, थोड़ी बहुत कंसर्न जो है वो आपका ज़रूरी है, लेकिन जब वो एक्सेसिव हो जाता है तो फिर वो आपकी परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करता है। फिर हेल्थ और फाइनेंस के बारे में जो है, जीएडी के पेशेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि अच्छा अब हमारे पैसे बहुत ज़्यादा लग गए। वैसे तो पाकिस्तान में ये आजकल हर कोई यही देख रहा होता है कि अच्छा इतने पैसे लग गए, महीने के इतने दिन गुजरे हैं और इतने रह गए हैं तो अभी हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं। लेकिन ये आम नॉर्मल बाउंड्री से ज़्यादा होती है इनकी परेशानी। फिर ये अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ के बारे में जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान और वो है बड़ी बड़ी रहते हैं, और उसके लिए उनको उन पे रोक टोक भी बहुत ज़्यादा होती है, बाहर नहीं जाना, खट्टी चीज़ नहीं खानी गला ख़राब हो जाएगा, ठंडी चीज़ नहीं खानी बीमार हो जाओगे, और इस तरह से। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, मिस फॉर्चून टू देयर चिल्ड्रन, वो इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा एंटिसिपेट कर रहे होते हैं कि हम उनके बच्चों के साथ कुछ बुरा हो सकता है। मैं अभी आपसे अपना एक बड़ा इम्पोर्टेंट केस डिस्कस करूँगी जो मैंने इस सिलसिले में, जीएडी का बड़ा क्लासिकल केस था जो मैंने देखा। अच्छा, उसके बाद क्या था, बहुत से जो माइनर मैटर्स हैं उस पे भी ये इनको एक्सेसिव और कांस्टेंट परी जो है वो रहती है। मिसाल के तौर पे कि औरतें अगर हैं तो हाउस होल्ड के जो काम है, हांडी पकाना, रोटी पकाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, ये उनको बड़ा मुश्किल लगता है। या कुछ लोगों को लगता है कि अच्छा अगर वो अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो गए तो क्या होगा। तो ये छोटे छोटे मैटर्स हैं जो कि इंसान की ज़िंदगी में, क्योंकि अब नॉर्मली हर किसी को यही होता है कि अपॉइंटमेंट ली हुई है तो हम ज़रा थोड़ा पहले निकल जाएं ताकि हम वक्त पे पहुंच जाएं, लेकिन ऐसे लोग जो हैं वो 2 घंटे पहले ही वहाँ पे जाके पहुंचे होते हैं कि भाई हमारी अपॉइंटमेंट जो है वो कैंसिल ना हो जाए या डिले ना हो जाए। अच्छा, अगर जो बच्चे हैं उनमें, ये अपने एडल्ट्स की बात की ना, कि तो बच्चों को भी तो एंग्जाइटी होती है, तो जो बच्चे होते हैं ना, वो उनके अंदर जो बहुत ज़्यादा उनके बिहेवियर में एंग्जाइटी, जीएडी की जो सिम्टम देखने में आती है कि वो एक्सेसिव वरी अबाउट देयर परफॉर्मेंस। अगर स्टूडेंट है स्कूल के, तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि हो हमारा पेपर है, हमारा अभी ये फलां चैप्टर रहता है, हमारी इतनी एक्सरसाइज रहती है, तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे। तो वो फिर जब वो ज़्यादा परेशानी रहती है तो दूसरे फिजिकल सिम्टम्स भी आते ही आते हैं, और इंसान जब ओवरवेल्म हो जाता है तो पेपर की तैयारी भी सही तरह से नहीं हो पाती। तो इस वजह से ये लोग अपनी परफॉर्मेंस या कॉम्पिटेंस के बारे में, इनको लगता है कि अच्छा अगर हमारा एग्ज़ाम सही नहीं हुआ, हमारे पेपर अच्छे नहीं आए, तो हमारे जो हमें पता नहीं इनकम्पिटेंट कहा जाएगा। अच्छा, उसके बाद इसका अगर हम डायग्नोसिस या सिम्टम्स पढ़ें ना, कि एंजाइटी में सिर्फ फिजिकल सिम्टम्स नहीं होते, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं होते, बल्कि इसके साथ साथ हमारे फिजियोलॉजिकल या मेडिकल सिम्टम्स भी देखने में आते हैं। हमारी बॉडी के ऊपर भी इसके असरात जो है ना वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में देखने में आते हैं। इसलिए जब हमने एंजाइटी को डायग्नोस करना होता है ना, तो उसकी असेसमेंट में हम फिजिकल सिम्टम्स को भी शामिल करते हैं, कि जो इंडिविजुअल है डायग्नोसिस के लिए उसको एटलीस्ट 3 सिम्टम्स जो है ना इनमें से 6 मंथ्स के लिए जो है वो उसके अंदर अगर पाए जाएंगे तो हम उसको डायग्नोज करेंगे कि ये इंसान जो है वो जीएडी का पेशेंट है। उसमें है नंबर 1 रेस्टलेसनेस। ऐसा इंडिविजुअल जो है ना, एंजाइटी में आपने देखा ना लोग बस बेचैन रहते हैं, बेचैनी, इरिटेबिलिटी, परेशानी, उनको समझ नहीं आती हम क्या करें, बस कहते हैं ना दिल बेचैन है, दिल को पंखे लगे हुए हैं, समझ नहीं आती क्या है। बीइंग इजीली फटीग्ड, कि बहुत जल्दी जो है ना वो जिसम थक थक जाता है और थका ही रहता है। ठीक है, थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होती है, समझ नहीं आती, कभी लगता है कमज़ोरी है, कभी लगता है थकावट है, कभी जिसम में कहीं किसी जगह पे दर्द है। तो ये भी जो है ना एंग्जाइटी के सिम्टम्स में आता है। फिर तीसरी चीज़ जो है वो डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन, किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते क्योंकि दिमाग जो है वो ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड है या ओवरवेल्म्ड, का लफ्ज़ मैंने आपको बताया ना, कि दिमाग में चीज़ें सर पे सवार हुई हुई हैं, तो वो कैसे जो है वो कोई काम, कोई
काम की चीज़ सोच सकते हैं, या सम टाइम फिर उनको लगता है कि दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया है, खाली हो गया है, और कोई भी हम सोचने समझने के काबिल नहीं रहे। तो ये भी एक एंग्जाइटी का सिम्टम है। वैसे तो हमारी ह्यूमन नेचर है कि हम किसी भी बीमारी का सिम्टम देखते हैं ना, तो हमें लगता है ये हमारे अंदर ही मौजूद है। लेकिन एंग्जाइटी चूँकि बहुत ज़्यादा एक कॉमन समझ लें कि सिम्टम है, डिफरेंट किस्म की बीमारियों के अंदर भी ये सिम्टम के तौर पे मौजूद होती है। तो किसी भी बीमारी में इवन के इंसान को बुखार भी हो जाए ना कुछ दिन ज़्यादा, उसका टेम्परेचर हाई हो जाए, फीवर हो जाए, तो उसमें भी उसको वरी और परेशानी होने लग जाती है। तो एंग्जाइटी वहाँ भी देखने में आती है। लेकिन वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर या GAD नहीं होता, वो सिर्फ एंग्जाइटी होती है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं GAD, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जिसमें एक इंडिविजुअल बहुत माइनर सी चीज़ों पे, बहुत रूटीन मैटर्स पे जो है वो कॉन्स्टेंटली परेशान रहता है। तो उसको हम क्लिनिकली फिर डायग्नोज करते हैं GAD के साथ। अदरवाइज़ ये सिम्टम मैंने आपको अगर कॉन्टिन्यूम को याद करें तो हमारे अंदर मौजूद होती हैं, हर इंसान के अंदर। अच्छा, इरिटेबिलिटी है, बेचैनी है, कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा, काम करने को दिल नहीं कर रहा, सोने को दिल नहीं कर रहा। अच्छा, उसके बाद क्या है, मसल टेंशन। अच्छा, बहुत से जो पेशेंट मेरे पास भी आते हैं ना एंग्जाइटी के, ये जो मसल टेंशन है ना, ये सबसे पहला आपका अलार्म होता है कि आपके पट्टे खिंच जाते हैं। कहते हैं ना कि हमारे पट्टों में खिंचाव है, उसको हम मसल टेंशन कहते हैं। कि हमारे ख़ास तौर पे ये हमारी जो गर्दन है और जो कंधे हैं, इनमें बहुत ज़्यादा जो खिंचाव महसूस होता है ना, वो भी एंग्जाइटी की वजह से या स्ट्रेस की वजह से होता है। उसके अलावा स्लीप डिस्टर्बेंस, कुछ लोग जो है वो एंग्जाइटी में उनकी नींद उड़ जाती है, सारी सारी रात जाग रहे हैं, सारा सारा दिन जाग रहे हैं, नींद नहीं आ रही। और कुछ लोग जो हैं वो उसको अवॉइड करने के लिए सोए भी रहते हैं। तो स्लीप किसी, या सम टाइम ऐसा होता है कि रात को सो गए और उसके बाद जो है दरमियान में आँख खुल गई, फिर कोई एंग्जाइटी प्रोवोकिंग जो है वो सोच आपके जहन में आ गई, और आपको ने वो सारी रात जो है फिर आप जागते रहते हैं, दरमियान में से नींद उखड़ जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको अपना एक केस बताती हूँ कि मैंने एक GAD का एक केस जो है वो मैंने जब देखा, मैं म्यू हॉस्पिटल में उन दिनों में मैं काम कर रही थी। तो वहाँ पे एक औरत थी, वो दूसरे किसी प्रोविंस से आई हुई थी, यहाँ की नहीं थी, अपनी आंटी के साथ आई हुई थी, और अच्छी पढ़ी लिखी औरत थी। और उसने बताया कि मेरे 3 बच्चे हैं, उसका मियाँ भी पढ़ा लिखा था, और मियाँ भी मैं कहती हूँ बड़ा उसका अच्छा था कि वो उसको सपोर्ट कर रहा था और उसका जो है वो ख्याल रख रहा था उस, और वो अंडरस्टैंड कर रहा था कि ये जो मेरी बीवी है वो बीमार है। अच्छा, वो अच्छी भली सेंसिबल औरत थी, लेकिन उसको GAD की प्रॉब्लम थी, और वो काफ़ी अरसे से इलाज करवा रही थी। तो मेरे पास वो साइकोथेरेपी के लिए आई थी, मेडिकेशन तो ज़ाहिर है वो साथ साथ ले रही थी। तो उसकी जो आंटी थी उसने भी बताया, और उसने खुद भी बताया कि वो कोई काम घर का जो है ना वो नहीं कर पाती, क्योंकि उसके जहन पे एक मुसलसल एंग्जाइटी और टेंशन ये है कि मैं कोई भी काम करूँगी तो मेरे बच्चों की डेथ हो जाएगी, मैं घर में सफाई करूँगी तो मेरे बच्चों की डेथ हो जाएगी, मैं अगर खाना पकाऊंगी तो मेरे बच्चों की डेथ हो जाएगी, अगर मैं जो है वो बिस्तर उठा लूँगी, अपने आप को साफ़ रखूँगी, सेल्फ केयर करूँगी। तो ये एक ऐसा खौफ उसके अंदर, एक ऐसी परेशानी उसके अंदर जो है ना, डेथ एंजाइटी जिसको हम कहते हैं, ये उसके अंदर पैदा होगी हुई थी कि वो कोई भी काम नहीं कर पाती थी। उसकी आंटी ने कहा, मैं इसके घर गई हूँ तो इसका घर गंदा पड़ा हुआ है, इसके बच्चे रो रहे हैं भूख से, उनको खाना नहीं देती। वो कहती है, जब मैं बच्चे मेरे खाना खा रहे होते हैं ना, तो एकदम मेरे जहन में ये सोच आती है कि कहीं मेरे बच्चे मर ही ना जाएं खाना खा के। कहती है, मैं आगे से दस्तरखान लपेट के बर्तन उठा लेती हूँ। वो इतनी बेचारी तकलीफ़ में थी, और आई भी दूसरी जगह से हुई थी, काफ़ी दिन और काफ़ी अरसे बाद आई थी, और काफ़ी सारे जो है ना वो अरसे की मेडिकेशन फिर लेके जा रही थी, क्योंकि बार बार उसके लिए आना मुश्किल था। तो मैंने ये एक इतना ये एक क्लासिकल सा, एक ट्रेडिशनल सा केस इसका देखा कि बड़ा मेरा, उस वक़्त मैं अभी नया नया मैंने ये काम शुरू किया था, और उस वक़्त जो है ना शुरू में ज़ाहिर है हमारी फील्ड ऐसी है कि जब हम डिसऑर्डर्स को देखते हैं तो थोड़ा सा हमारे ऊपर भी उसका असर होता है। नो डाउट कि हमें हमारी ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है कि आपने उसको एज अ प्रोफेशनल डील करना है, क्योंकि अगर आप खुद उस चीज़ को उस तरह से फील करने लग जाए, हमने उनको अंडरस्टैंड तो ज़रूर करना है, लेकिन उस फीलिंग को हमने अपने ऊपर तारी नहीं करना, क्योंकि फिर हम इलाज करने के काबिल नहीं रहते। तो बहरहाल ये एक ऐसा केस था कि किस तरह से वो ज़िंदगी में हर मैटर में जो है वो परेशानी और एंग्जाइटी और वरी का शिकार थी। बहरहाल अब हम देखते हैं कि इसके कॉजेज़ जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। कॉजेज़ तो बेशुमार हैं, लेकिन यहाँ पे आपके लेवल पे हम एक दो कॉजेज़ को ही डिस्कस करेंगे कि गैर यकीनी सूरत हाल जो होती है ना, गैर यकीनी या गैर मुतवक्किल, जिसको हम कहते हैं अनसर्टन एंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जो है,
उसकी वजह से एंग्जाइटी जो है वो पैदा होती है। जैसे हमने पढ़ा ना कि इंडिविजुअल जो है वो खौफजदा होता है कि कोई हैपनिंग होने वाली है, कोई ऐसी अनहोनी होने वाली है, उसको उसका खौफ रहता है। तो ऐसी सिचुएशन जो कि गैर यकीनी सूरत हाल होती है ना, उस सिचुएशन में इंडिविजुअल या जो पेशेंट है वो ज़्यादा वरी महसूस करता है। फिर अगर हम बायोलॉजिकली देखें तो हमारे ब्रेन के अंदर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज़ हो रहे होते हैं। तो उसमें एक न्यूरोट्रांसमीटर है हमारा गाबा। इसकी फंक्शनिंग में अगर जो है वो कोई इम्बैलेंस हो जाए तो उसकी वजह से भी जो है एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो है उसके पैदा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है। एक तो इसका जो इलाज है मेडिकेशन है, एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशंस जो हैं वो मिलती हैं, क्योंकि इसकी जब जीएडी की जो चूँकि कैफियत ऐसी है कि ये इसके सिम्टम्स कॉन्स्टेंटली जो है वो जहन के ऊपर सवार रहते हैं। तो इसमें फिर जब एक पेशेंट इस कैफियत के साथ आता है तो पहले उसके सिम्टम्स को कंट्रोल में लाने के लिए और एक प्रॉपर जगह पे लाने के लिए हमें मेडिकेशन की ज़रूरत होती है, ताकि उसके बाद जो है वो उसको साइकोथेरेपी दी जा सके। क्योंकि जब उसका जहन इतना ज़्यादा थका हुआ होता है और उसकी बॉडी भी इतना ज़्यादा थकी हुई होती है तो डायरेक्ट साइकोथेरेपी जो है ना वो फ़ौरन असर नहीं करती। फिर जो साइकोथेरेपी है तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताया ना, पेशेंट मेरे पास जो आते हैं सबसे ज़्यादा वो शिकायत करते हैं मसल टेंशन की। तो फिर मसल रिलैक्सेशन की जो टेक्निक्स है ना वो हमने इसके लिए जो है वो देखा है कि बहुत इफ़ेक्टिव है, रिसर्च से साबित होता है। उसमें एक है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। इसमें पूरी बॉडी के जो मसल्स हैं उनको वन बाय वन पहले टेंस किया जाता है और फिर उसके बाद रिलैक्स किया जाता है। इसको हम पीएमआर कहते हैं। उसके अलावा सिंपल जो रिलैक्सेशन ट्रेनिंग है वो इसके लिए की जाती है, जिसमें डीप ब्रीथिंग जो है वो करवाई जाती है और इंडिविजुअल को इमेजिनेशन के साथ जो है वो एक प्लेजेंट सिचुएशन का एक्सपोजर कराया जाता है, ताकि जो उसकी एंग्जाइटी है वो थोड़ी सी कम हो सके। तो ये साइकोथेरेपी में ये टेक्निक्स हैं जो। फिर उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है सीबीटी या कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसमें इंडिविजुअल को उसकी जो थॉट पैटर्न है उस पर काम किया जाता है और उसकी थिंकिंग को रिफ्रेम करने की कोशिश की जाती है, चेंज करने की कोशिश की जाती है। नेगेटिव थिंकिंग को जो है ना वो अल्टरनेट किया जाता है उसके साथ पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। तो इससे क्या होता है कि उसकी जो सोच है कि आगे कुछ बुरा होने वाला है या जो है कोई अनहोनी हो जाएगी या कोई बुरी हैपनिंग होने वाली है, तो उसके बारे में उसकी जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको चेंज करने की कोशिश की जाती है। तो ये था हमारा जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। और इस यहाँ तक जो है हमारे 3 डिसऑर्डर अब हमारे हो चुके हैं। अब एक हमारा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर रह गया जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो होपफुली यू फाउंड इट हेल्पफुल। इफ़ सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।